पूरब से धीरे धीरे अवतरित होती उषा का नजारा, धवल श्वेत पर्वत श्रृंखलाओं पर बिखरे मोती, ताजगी का एहसास करवाते बागान और अंतःकरण तक शीतलता प्रदान करते प्राकृतिक नजारे हृदय को प्रफुल्लित कर देते हैं। सूरज की पहली किरण पड़ते ही वातावरण में एक मादकता सी छा जाती है। तभी तो इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। भारत का ये स्विट्जरलैंड है कौसानी। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बसा ये पर्यटन स्थल पर्यटन और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रकृति की गोद में बसा ये छोटा सा क्षेत्र अनूठा है, अनुपम है, अतुलनीय है। प्रेमियों के प्रेम, कवियों की कल्पना, चिंतकों के चिंतन को साकार करने के लिए कौसानी एक अद्भुत प्रेरणा स्थल है। इस वादी के अंक में बैठ न जाने कितने ही कवियों के मुख से कविताएं स्वतः ही फूटने लगती हैं। रचनाकार के लिए तो ये स्थान मोतियों का ऐसा खजाना है जो अंतहीन है। सदियों से लेखक और कवि इस खूबसूरत वादी से सौंदर्य के मोती चुराकर अपनी रचनाओं का सृजन करते आए हैं, परंतु आज भी प्रकृति के ये मोती हर तरफ बिखरे नजर आते हैं। मोतिया रंग में चारों ओर फैली ये पर्वत श्रृंखलाएं हों या चाय की खुशबू फैलाते चाय बागान, हस्तशिल्पियों की कारीगरी हो या चीड़ के पेड़ पर टहनियां तोड़ती पहाड़ी बाला, हर तरफ ही तो एक कहानी है, एक कविता है। इसी प्रकृति ने तो पंत जी को महान प्रकृति प्रेमी बना दिया था। उन्होंने जो भी लिखा उसमें प्रकृति की छाया सदैव उनके साथ रही। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। छायावाद के प्रवर्तक कवियों में से एक सुमित्रा नंदन पंत जी का पूरा साहित्य ही इसी प्रकृति के इर्द गिर्द घूमता है। इस प्रकृति ने पंत जी को ऐसा दीवाना बनाया कि उन्होंने स्वयं को इसी प्रकृति में आत्मसात कर लिया। फिर तो उनके मुख से जो भी बोल फूटा उसमें प्रकृति की झलक दिखलाई देने लगी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म इसी खूबसूरत वादी में हुआ था। आज यहां सुमित्रा नंदन पंत जी के कृतित्व को समर्पित एक संग्रहालय है, जहां पंत जी के जीवन चरित्र के अतिरिक्त उनकी रचनाएं सहेज कर रखी गई हैं। पंत जी का जन्म सन 1900 में इसी भवन में हुआ था। इस भवन का पुनर्निर्माण किया गया है और पत्थर से निर्मित इस भवन निर्माण में ब्रिटिश कालीन भवन निर्माण कला की झलक दिखलाई देती है। पंत जी के श्वेत श्याम चित्र अपने आप में कविता का सृजन करते हुए से प्रतीत होते हैं। महान छायावादी कवि की गैलरी का रखवाला ये चौकीदार लगता है जैसे उन्हीं की रचना का कोई पात्र सजीव हो उठा हो। इस बहुमूल्य रचना संसार की सुरक्षा के लिए समर्पित कश्मीरी लाल पिछले लगभग 25 वर्षों से इस भवन की देखभाल कर रहा है।
इस भवन में पंत जी की अनेक रचनाओं के साथ ही अन्य रचनाकारों की रचनाओं का भी संग्रह है। इनमें पंत जी की रश्मिबंध, पौ फटने से पहले, युगपथ ऐसी रचनाएं हैं जो उन्हें छायावाद के प्रवर्तक कवियों में विशिष्ट स्थान दिलाती है। ये संग्रहालय राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा की एक इकाई है। यहाँ पर पंत जी की कई रचनाओं का संग्रह है। बागेश्वर जनपद में स्थित कौसानी, जहां प्रेमियों और कवियों के लिए स्वर्ग माना गया है, वहीं चिंतकों और योगियों के लिए भी ये स्थान साधना स्थल है। शायद इसीलिए बापू भी इस स्थान के चुंबकीय आकर्षण से बंधे। कौसानी की प्राकृतिक वादियों से वे ऐसे सम्मोहित हुए कि एक महान पुस्तक की आधारशिला तैयार हो गई। बात बड़ी रोचक है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सन 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 दिन के लिए कौसानी के दौरे पर आए, पर यहाँ की वादियों ने उन पर कुछ ऐसा जादू किया कि वे 14 दिन तक यहीं रुके रहे। इसी दौरान उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अनासक्ति योग की प्रस्तावना लिखी और ये भवन बन गया अनासक्ति आश्रम। आजादी के बाद सन 1964 में इस भवन को उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक को दे दिया गया। इस संस्था ने इस आश्रम का नाम गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक अनासक्ति योग के नाम पर ही अनासक्ति आश्रम रखा। यहां पर धरोहर के रूप में गांधी जी के दुर्लभ चित्रों का संग्रहालय है, जिसका फिल्मांकन वर्जित है। यहां नियमित प्रार्थना होती है और अहिंसा के पुजारी के आदर्शों को ग्रहण करने के लिए विदेशों से भी लोग यहां पहुंचते हैं। इस भवन में जो प्रार्थना भवन के रूप में है, नित्य सुबह और शाम की प्रार्थना होती है और इसी में बापू के जीवन से संबंधित दुर्लभ चित्रों का संग्रहालय भी है। ये दिन भर लोगों के देखने के काम आता है और देश विदेश से लोग यहाँ दर्शनार्थ आते हैं। आश्रम के इस प्रार्थना भवन और अलौकिक छटा के साथ साथ हिमालय की चोटियों का दर्शन भी करते हैं। यहाँ से चौखंबा, नीलकंठ, नंदा घुंटी, त्रिशूल, दिग्धुनी, नंदा देवी, नंदा खाट, नंदाकोट और पंचुली इत्यादि सभी चोटियाँ यहाँ से दिखाई देती हैं। इस भवन के शांत वातावरण में गांधी जी की प्रार्थनाएं घुली हुई सी प्रतीत होती हैं। कौसानी का जादू भारतीय पर्यटकों पर ही सिर चढ़कर नहीं बोलता, बल्कि विदेशी पर्यटक भी इस सौंदर्य के कायल हैं। माना कि अभी इस पर्यटन स्थल को विश्व के कम ही पर्यटक जान पाए हैं, पर जो भी यहाँ आता है वो इन वादियों में खो जाना चाहता है। विदेशी पर्यटकों का कहना है कि कौसानी की सुंदरता असाधारण है। कौसानी एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर्यटक क्षणिक सैर करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ठहरकर इस सुंदरता को निहारने की लालसा लिए आते हैं। पर्यटकों की चाह और कौसानी को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी कुछ नए प्रयोग किए हैं। निगम ने यहां ऐसे कॉटेजेस का निर्माण किया है जो स्वतंत्र निवास के लिए बेहद उपयुक्त हैं। निर्धारित राशि देकर इन कॉटेजेस में
लंबे समय तक निवास किया जा सकता है। घर की तरह सभी सुविधाओं से युक्त ये कॉटेज ऐसे स्थानों पर बनाए गए हैं जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्य का आनंद लिया जा सकता है, जिसके लिए कौसानी विश्व भर में प्रसिद्ध है। KMVN के अतिरिक्त यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस निजी होटलों की भी सुविधा है, जो आपकी यात्रा को सुलभ बनाने के लिए सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। लावण्यमयी, मादक, चुंबकीय आकर्षण लिए कौसानी की धरती पर्यटकों का स्विट्जरलैंड है तो किसानों के लिए सोने की खान। स्वरोजगार की चाह रखने वाले युवाओं के लिए यहां अपार संभावनाएं हैं। बागवानी, कृषि, हथकरघा और पशुपालन, हर तरह के व्यवसायों के लिए ये बेहद उपयुक्त है। ये लहलहाते चाय बागान यहाँ की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के प्रमाण हैं। यहाँ की फैक्ट्री में तैयार चाय विदेशों में लगभग 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिकती है। जर्मनी, नीदरलैंड और साउथ कोरिया में यहाँ की चाय निर्यात की जाती है। इस चाय को ऑर्थोडॉक्स टी के नाम से जाना जाता है। इसे बिना दूध और बिना चीनी के पिया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है पारंपरिक चाय, जो पत्तियों को बिना किसी कटे हुए, उसको बिना मोड़ के इसमें रोलिंग करके जो चाय हम तैयार करते हैं वो पारंपरिक चाय करते हैं। इसका कोई हम स्वरूप का परिवर्तन नहीं करते हैं। चाय उत्पादन के बाद यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है हथकरघा शिल्प। परंपरागत शैली में तैयार इन उत्पादों की बाजार में काफी मांग है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ये हथकरघा शिल्प विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। मशीन की तरह चलते कारीगरों के हाथ पांव पर्यटकों को रोमांचित तो करते ही हैं, साथ ही उत्सुकता भी पैदा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके ये हाथ पांव संगीत की स्वर लहरियों के साथ थिरक रहे हों। हमारे यहाँ की सॉल की की खासियत ये है कि यहाँ पे हम लोग गाँव से भेड़ का प्योर ऊन लेके आते हैं और उसकी यहाँ पे सफाई होती है, धुनाई होती है। उसके बाद उसकी कार्डिंग करने के बाद हम उसे यहीं पे कतवाते हैं। कतवाने के बाद वो आगे जाता है, फिर मशीनों में बन के महीन कताई होके फिर वो वापस आता है। तो उसका हम यहाँ पे अलग अलग कलर उसका मंगवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम उसका इस खड्डी में सॉल बनवाते हैं। तो इसकी खासियत यही है कि एक तो ये हैंडमेड है और दूसरा प्योर ऊल है ये, तो इसमें प्योरिटी है। यहाँ पर लोई, मफलर, कारपेट और कौसानी शॉलें तैयार की जाती हैं। भेड़ की ऊन से तैयार इन उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। राजधानी देहरादून से लगभग 350 किलोमीटर तथा हल्द्वानी से लगभग 150 किलोमीटर दूर कौसानी में जब मई जून की क्रूर गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं तो मौसम का सर्द एहसास उनके तन को शीतलता और मन को सुकून देता है। उनकी सुस्त सुबहें और बोझिल शामें यहां आकर ताजगी और उत्साह से भर उठती हैं। नवविवाहितों के लिए तो कौसानी सचमुच स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। तभी तो पहली बार आने वाले नवदंपति कहते हैं कि अगली बार वे अधिक समय के लिए यहां आना चाहेंगे। कौसानी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है बैजनाथ। देखते ही मस्तिष्क में प्राचीन भवन निर्माण कला साकार रूप लेने लगती है। नागर शैली में निर्मित मंदिरों का ये समूह प्राचीन भवन निर्माण कला का अद्भुत नमूना है। ये स्थान
भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि शिव पार्वती का विवाह इसी स्थान पर हुआ था। मुख्य मंदिर का विन्यास पंचरथ है और अग्रभाग में मंडप निर्मित है। यहां पर शिव व पार्वती की प्रतिमा एक जोड़े के रूप में है और उसमें 26 अन्य मूर्तियां अंकित हैं, जो कि शिव पार्वती के विवाह की प्रतीक है। गोमती नदी के किनारे स्थित इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं द्वारा करवाया गया। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास मंदिर की जिम्मेदारी है और सुरक्षा की दृष्टि से यहां मंदिर के आंतरिक स्थलों का फिल्मांकन वर्जित है। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ मंदिर की शाखा के रूप में जाना जाने वाला मंदिरों का ये समूह देखकर स्मृति पटल पर प्राचीन काल की स्मृतियां उभरने लगती हैं और हम पहुंच जाते हैं उस वातावरण में जहां भूली बिसरी यादें ताजा होने लगती हैं। मंदिर परिसर के कोने कोने में प्राचीन राजाओं की गाथाएं, जीवन शैली और प्राचीन कला चित्रित सी होने लगती है, जिसकी संपूर्ण तस्वीर कल्पनाशील मस्तिष्क में कौंध सी जाती है। विवाह मंडप को देखकर विचारों में शिव पार्वती विवाह का वो मंजर भी साकार होने लगता है, जो प्रतिमा के रूप में ये कलाकृतियां उस विवाह को प्रतिबिंबित कर उस काल के विवाह संस्कार को चित्रित करने लगती हैं। इन्हें देखकर प्रतीत होता है कि सचमुच हमारी प्राचीन कला संस्कृति समृद्धि के चरम पर थी और हर भारतीय इस पर गर्व कर सकता है। यहाँ पर टोटल 18 मंदिर हैं। जो इसमें मेन मंदिर है केदारेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्राह्मणी देवी और माँ पार्वती जी की ये मेन मंदिर है, जो शंकर और पार्वती जी के नाम से यहाँ पर फेमस मंदिर माना जाता है। और ये मंदिर आपके 9वीं 10वीं शताब्दी से लेके 12वीं सदी तक के मंदिर हैं। मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा तालाब है जहां पर्यटक घंटों छोटी छोटी मछलियों के साथ अटखेलियां करते नजर आ जाते हैं। ये मछलियां भी आने वाले मेहमानों का खूब मनोरंजन करती हैं। जब भी कोई पर्यटक इन्हें चने व आटे की गोली देकर लुभाने की कोशिश करता है तो ये मचलती हुई झुंडों में आकर झूम झूम कर उन्हें चट कर जाती हैं। मछलियों को इस तरह धमा चौकड़ी मचाते देख पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान बिखर जाती है और वे इन्हें निहारते चले जाते हैं। मंदिर परिसर में एक अद्भुत गोल पत्थर है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि इसे कोई भी अकेला व्यक्ति उठा नहीं सकता, पर यदि 9 लोग मिलकर इसे उठाने का प्रयास करेंगे तो इसे आसानी से उठाया जा सकता है। सचमुच कौसानी और बैजनाथ प्रकृति की अमूल्य सौगात हैं। प्रकृति की गोद में बसे ये स्थल किसी भी तरह के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों से पूर्णतः अछूते हैं। यहाँ की हवा में न विषाक्त रसायन है, न दूषित जल है। हर कोना शुद्धता व ताजगी से भरपूर है। इस खूबसूरती को बेदाग और अनवरत बनाए रखना यहाँ के स्थानीय नागरिकों का ही नहीं, बल्कि हर पर्यटक का परम कर्तव्य है। तो क्यों ना ये प्रयास हम आज ही से आरंभ कर दें, ताकि अनंत काल तक ये सुंदरता बनी रहे।